हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है और मोशन ऑफ सैटेलाइट को समझने वाले हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, ठीक है, इसको सबसे पहले जानते हैं। तो सपोज करो ये हमारा अर्थ है, इसका रेडियस कैपिटल आर और मास है एम। ये क्या है, अर्थ। अब इसके सरफेस पर एक मास रखा है स्मॉल एम, है ना। ये अर्थ है, अर्थ का रेडियस है कैपिटल आर और मास है कैपिटल एम। उसके सरफेस पर कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल एम। क्लियर है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ये मास कहीं भी मूव कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी अभी क्या है, जीरो। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो आप क्या लिखोगे, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। पिछले लेक्चर में मैं बताया था पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, है ना। तो आप वो लेक्चर जाके देख सकते हो। तो यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई कैपिटल आर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा और ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। अगर हम वो पूछूं आपसे, बताओ कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना है। सपोज करो हम लोग इसको कैपिटल ई नाम देते हैं, तो आप क्या बोलोगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या कर दो, पोटेंशियल एनर्जी कर दो। तो यहाँ पर देखो काइनेटिक एनर्जी तो क्या है, जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। तो हमारा जो एनर्जी आ रहा है कितना आ रहा है, माइनस जी एम स्मॉल एम बाई आर। ये हमारा एनर्जी आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, मैकेनिकल एनर्जी आ गया। तो यहाँ पर आप एक बात और भी ध्यान रखना, किसी भी क्लोज सिस्टम के लिए जो मैकेनिकल एनर्जी होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। अब ये बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, ये जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आया है, अगर इसी का हम मॉड ले लें तो वही हमारा क्या कहलाता है, बाइंडिंग एनर्जी कहलाता है, ठीक है। तो जो बाइंडिंग एनर्जी होता है बीई, ये होता है मॉड ऑफ दिस एनर्जी। ये जो एनर्जी है इसका मॉड लेना है, तो मॉड लेंगे तो कितना आ जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। ये होता है बाइंडिंग एनर्जी। ये किसका फॉर्मूला आ गया, बाइंडिंग एनर्जी का। समझ में आ रहा है। बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली होता क्या है, इसी एनर्जी की वजह से ये जो मास है वो अर्थ के सरफेस पर रुका हुआ है, अटैच है। समझ में आ रहा है। ड्यू टू दिस एनर्जी, ड्यू टू दिस एनर्जी द पार्टिकल इज अटैच्ड टू द अर्थ। अर्थ बोलो है ना। तो अर्थ से इसी एनर्जी की वजह से ये पार्टिकल क्या है, अटैच है। तो ये बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये हमारा जो प्लेनेट है, जो बांध के रखने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, बाउंड करके रखने के लिए जितना मिनिमम एनर्जी चाहिए, वो हमारा क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी होता है। अगर हम इस पार्टिकल को इतना एनर्जी दे दे, जी एम एम बाई आर, जनरली काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में देंगे। अगर इतना एनर्जी देंगे तो ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर इसको इतना मिनिमम एनर्जी दे दें, बाइंडिंग एनर्जी जितना, कम से कम इतना एनर्जी जनरली काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिया जाता है। अगर इतना एनर्जी दे देंगे तो अर्थ के सरफेस से कहाँ चले जाएगा, बाहर चले जाएगा, इसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो याद रखना है जो जो चीज़ें मैं बताया हूँ। तो आई होप आपको बाइंडिंग एनर्जी क्या है, ठीक है। इफ मिनिमम दिस मच ऑफ एनर्जी इज गिवन टू पार्टिकल, अगर इतना कम से कम एनर्जी देंगे, बाइंडिंग एनर्जी जितना, तो वो क्या हो जाएगा, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाएगा। देन द पार्टिकल
will come out of the gravitational field। तो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाएगा, है ना। तो इसको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे हम एस्केप वेलोसिटी को समझेंगे। किसको समझेंगे? एस्केप वेलोसिटी को। वन बाय वन करके समझते जाएंगे। आगे देख रहे हैं हम एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, इसको VE से डिनोट करते हैं। VE एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या है? ये मिनिमम वेलोसिटी है। अगर किसी पार्टिकल को मिल जाए तो वो प्लेनेट से बाहर हो सकता है, प्लेनेट के फील्ड से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? मिनिमम वेलोसिटी। मिनिमम वेलोसिटी, ये मिनिमम वेलोसिटी जिससे क्या हो जाए? वो फील्ड से बाहर हो जाए। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एस्केप वेलोसिटी बोलेंगे। इतना मिनिमम वेलोसिटी हो जाए, किसी पार्टिकल को मिल जाए कि वो बाहर हो जाए सीधा, है ना। तो ये सपोज करो ये हमारा अर्थ है, इसका रेडियस है r और मास है कैपिटल M। यहाँ पर एक पार्टिकल है स्मॉल m मास का। ठीक है, तो अगर मैं इसको कितना एनर्जी दूं कि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाएगा, तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि अगर इसको मैं बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दे दूं तो ये कहाँ चले जाएगा? बाहर चले जाएगा, एस्केप हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको सपोज करो ये VE वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ mv²। ये किसके बराबर होना चाहिए? बाइंडिंग एनर्जी के, है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या था? Gm/m/r। यही तो आया था, Gm/m/r। तो यहाँ से देखो ये m से m कैंसिल हो गया, VE का स्क्वायर 2 उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा? 2Gm/r आ जाएगा। तो VE कितना आ जाएगा? √2Gm/r। क्लियर है? ऊपर नीचे r से इंटू कर दो तो VE क्या मिलेगा हमें? देखो √2Gm/r² इंटू r। Gm/r² किसके इक्वल होता है? स्मॉल g के, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। तो VE हमें क्या मिल रहा है? √2Gr के। समझ में आ रहा है? तो ये किसी भी प्लेनेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमें क्या रखना पड़ेगा? उस प्लेनेट के लिए r का वैल्यू, रेडियस और g का वैल्यू रखना पड़ेगा। अगर हम इसको अर्थ के लिए कैलकुलेट करें, फॉर अर्थ के लिए हम लोग जानते हैं स्मॉल g का वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सरफेस पर, और रेडियस कितना होता है? 6400 किलोमीटर या फिर 6.4 इंटू 10⁶ मीटर ये होता है। तो ये वैल्यू जब यहाँ पे रख के सॉल्व करते हैं तो एस्केप वेलोसिटी हमें मिलता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो किसी पार्टिकल को अर्थ के सरफेस से एस्केप करना है, बाहर जाना है, तो उसको मिनिमम कितना वेलोसिटी चाहिए? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड का मिनिमम वेलोसिटी चाहिए। अगर इतना वेलोसिटी मिल गया तो वो एस्केप कर जाएगा। क्लियर है दोस्तों? ये जो हमारा एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ये एस्केप वेलोसिटी जो है वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट करें, है ना, इस तरीके से प्रोजेक्ट करें, या यहाँ से कुछ एंगल पर ऐसे थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करें, है ना, दूसरा तरीका ऐसा, या फिर ऐसे प्रोजेक्ट करें, है ना, तो इस किस पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं? डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, डायरेक्शन पे। समझ में आ रहा है? ऐसे भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ऐसे भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ऐसे भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं मोशन ऑफ सैटेलाइट को। क्या देखते हैं? मोशन ऑफ सैटेलाइट को। तो ये आपको याद रखना है, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला VE = √2Gr। VE = √2Gr, ये आपको याद रखना है।
आगे हम देखने वाले हैं मोशन ऑफ सैटेलाइट। मोशन ऑफ सैटेलाइट, मोशन ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। तो सैटेलाइट क्या होता है? जैसे हमारा प्लेनेट है, प्लेनेट्स जो होता है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, वैसे ही कुछ बॉडीज होता है जो इन प्लेनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करता है, उनको हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट बोलते हैं। जैसे हमारा अर्थ है, तो अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो क्या है? मून। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी होता है जिसको अर्थ से लॉन्च करके ऑर्बिट में से स्टेबल किया जाता है, ठीक है, स्थापित किया जाता है। तो इनका काम क्या होता है? जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है इनका काम क्या होता है? एक तो टेलीकम्युनिकेशन के लिए होता है, ठीक है, वेदर फॉरकास्ट करने के लिए होता है, और भी बहुत सारा इसका एप्लीकेशन है। क्लियर है? तो इनका जो ऑर्बिट होता है सैटेलाइट का, जो हम लॉन्च करेंगे उसका जो ऑर्बिट होता है वो इलिप्टिकल होता है। समझ में आ रहा है? लेकिन जो मेजर एक्सिस है और माइनर एक्सिस जो होगा उसके बीच उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, और कैलकुलेशन पर्पस से इसको हम लोग लगभग सर्कुलर मान के चलते हैं। समझ में आ रहा है? तो जैसे कि ये हमारा अर्थ है, रेडियस मान लेते हैं r, कैपिटल R, और इसका मास है। तो इसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर क्या होगा? सैटेलाइट होगा, जो ऐसे इसके चारों तरफ क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा। तो ये इलिप्टिकल होता है, लेकिन कैलकुलेशन पर्पस से इसको हम लोग क्या मान के चलेंगे? सर्कुलर मान के चलते हैं। तो ये मान लो इस सैटेलाइट का मास है स्मॉल है, ये क्या है? सैटेलाइट। समझ में आ रहा है बच्चों? सैटेलाइट बेसिकली दो टाइप का सैटेलाइट होता है। ये जो हमारा अर्थ है, अर्थ में इस जगह को क्या बोलते हैं? पोल, और ये क्या होता है? इक्वेटर। तो कुछ सैटेलाइट ये पोलर, एक मतलब पोल के अराउंड ऐसे रिवॉल्व होगा, उसको बोलते हैं पोलर सैटेलाइट। और एक सैटेलाइट ऐसे रिवॉल्व होगा इक्वेटर के अराउंड ऐसे, उसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। समझ में आ रहा है? दो टाइप का सैटेलाइट होगा, एक पोलर सैटेलाइट और दूसरा होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। समझ में आ रहा है? तो पोलर के अराउंड जो घूमेगा वो पोलर सैटेलाइट, और इक्वेटर के अराउंड जो घूमता है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जो पोलर सैटेलाइट होता है वो लगभग अराउंड 500 किलोमीटर टू 800 किलोमीटर ऊपर होता है अर्थ के सरफेस से, और जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है ये लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर होता है। समझ में आ रहा है? जो पोलर सैटेलाइट होता है इसका जो मेन पर्पस होता है जनरली वेदर की जानकारी इकट्ठा करने के लिए होता है, ठीक है। तो इसका मेन पर्पस किसके लिए होता है? वेदर के लिए। और जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स है इनका यूज बहुत सारा है, जैसे कि जीपीएस में इसका यूज होता है ना, जीपीएस सिस्टम आप जानते ही होंगे, है ना। और जैसे कि जो सैटेलाइट फ़ोन होते हैं वो भी इसी के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, सैटेलाइट फ़ोन है। समझ में आ रहा है? पोलर सैटेलाइट का यूज और क्या हो सकता है? मिलिट्री वाले करते हैं, इस जो स्पाई के लिए जो होता है, स्पाई करने के लिए, वो पोलर सैटेलाइट से होगा, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए सैटेलाइट के बारे में। पोलर सैटेलाइट क्या है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो पूछा जाता है वो है ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना होगा। क्या पूछा जाता है? ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। तो उसको जानेंगे, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, समझ गए होगे आप। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी, मान लो ये हमारा सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है ऐसे, तो ये VO मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी से ऐसे रिवॉल्व कर रहा है प्लेनेट के अराउंड, अर्थ के अराउंड, ठीक है। तो जब ये सर्कल में घूमेगा तो सर्कुलर मोशन करने के लिए क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए।
तो यहाँ पर सेंटर की तरफ क्या फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा ना। ये मास इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये मास इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो टुवर्ड्स द सेंटर इस सर्कल के कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो सर्कल में घूमने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो कौन प्रोवाइड करेगा, ये जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड है किसके बराबर हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के। समझ में आ रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, mv²/r। तो यहाँ पर v की जगह v ऑर्बिटल का स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है r, स्मॉल r। तो mv ऑर्बिटल का स्क्वायर डिवाइड बाई r। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, g कैपिटल M स्मॉल m बाई r स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से देखो ये m से ये स्मॉल m कैंसल, एक r से एक r कैंसल, तो ये क्या आ जाएगा, v ऑर्बिटल का स्क्वायर इज इक्वल टू gm बाई r, ये आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से देखो v ऑर्बिटल हमें क्या मिल रहा है, अंडर रूट gm बाई r, ये मिल रहा है। तो ये आपको याद रखना है फॉर्मूला। ठीक है, gm बाई अंडर रूट gm बाई r। या फिर यहाँ से एक और चीज़ बता सकते हो कि v ऑर्बिटल, देखो g और m तो कांस्टेंट रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, अंडर रूट r के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, अंडर रूट r के। तो अगर r का वैल्यू बढ़ेगा, ये दूर और होते जाएगा, तो ऑर्बिटल स्पीड कम होते जाएगा। समझ में आ रहा है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है। अगर ये जो सैटेलाइट है, सपोज करो अर्थ के बहुत पास है ना, अगर अर्थ के बहुत पास है तो क्या होगा, ये आप याद रख लेना, इधर लिख देता हूँ। v ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या आ गया, अंडर रूट gm बाई r आ गया, ये याद रखना है। ठीक है। अब देखो अगर अर्थ के बहुत क्लोज है, if the satellite is very close to earth, अर्थ के बहुत ही क्लोज है, अर्थ के अगर बहुत क्लोज है तो हम स्मॉल r को लगभग किसके बराबर लिख सकते हैं, कैपिटल R के बराबर लिख सकते हैं। तो हमारा जो ऑर्बिटल स्पीड है कितना आ जाएगा, अंडर रूट gm बाई कैपिटल R आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट gm बाई कैपिटल R। ऊपर नीचे r से अगर इंटू कर देती है क्या हो जाएगा, अंडर रूट gm r बाई नीचे आ जाएगा r स्क्वायर। तो ऑर्बिटल स्पीड कितना मिल रहा है, ये स्मॉल g है, तो अंडर रूट स्मॉल g इंटू r मिल जाएगा। तो ये बेसिकली है क्या, हमने एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा था, क्या था, अंडर रूट 2gr। तो अगर हम एस्केप वेलोसिटी में अंडर रूट 2 को डिवाइड कर दे तो ये चीज़ मिल जाएगा, अंडर रूट gr। तो इसमें एक रिलेशन मिल गया, देखो vo इज इक्वल टू v बाई रूट 2। ये कब है, जब सैटेलाइट अर्थ के बहुत क्लोज है, उस केस में है। ठीक। तो ve का वैल्यू क्या होता है, ve कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर ये वैल्यू यहाँ पर रखें तो v ऑर्बिटल कितना आ जाएगा, 11.2, और रूट 2 को क्या लिख सकते हैं, 1.414। क्लियर है, ये रख सकते हैं अंडर रूट 2 का वैल्यू। तो ये जो है लगभग आता है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। क्लियर है दोस्तों, ये आता है लगभग 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये कब केस में है, जब बहुत क्लोज हो, है ना, अर्थ के सरफेस के लगभग पास हो, तो उस केस में 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाएगा ऑर्बिटल स्पीड। ठीक है। अब इसी में आगे पूछा जाता है टाइम पीरियड। सेकेंड क्या पूछा जाता है, टाइम पीरियड। तो पहला तो ये याद रखना है ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला। दूसरा पूछा जाएगा इसमें ऑर्बिटल स्पीड, दूसरा इससे पूछा जाएगा ऑर्बिटल स्पीड। सॉरी, टाइम पीरियड। क्या पूछा जाएगा, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है, एक चक्कर लगाएगा तो कितना लगाएगा, 2 पाई r, उसको स्पीड से डिवाइड कर दो ऑर्बिटल स्पीड से, एक चक्कर के लिए कितना लेंथ हो जाएगा, 2 पाई r सरकमफ्रेंस के बराबर।
उसको स्पीड से डिवाइड कर देंगे वी से, तो ये कितना आ जाएगा देखो 2 पाई आर, वी ऑर्बिटल हमारा क्या था अंडर रूट जी एम बाई आर, ये कैपिटल एम है ना, अंडर रूट जी एम बाई आर, या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं 2 पाई आर अंडर रूट आर बाई जी एम, ये आर ऊपर चल जाएगा ना, इसको अरेंज करेंगे तो अगर इस आर को अंदर ले लिया जाए तो आर स्क्वायर के फॉर्म में जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब बाई जी एम हो जाएगा, ठीक है। और जी एम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो जी एम बाई आर स्क्वायर किसके बराबर आता है जी के, तो यहाँ से देखो इस आर स्क्वायर को अगर उधर इंटू कर दे तो जी एम की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं स्मॉल जी आर स्क्वायर, तो टी किसके बराबर आ जाएगा देखो 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब डिवाइड बाई जी आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो आपको ये याद रखना है, तो टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला याद रखना है 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब बाई जी आर स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक, 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब बाई जी आर स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा इस फॉर्म में भी याद रखना है, क्वेश्चन पूछता है कई बार, अगर दोनों साइड का स्क्वायर कर दें तो क्या आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, और ये रूट हट जाएगा तो आर क्यूब डिवाइड बाई जी आर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये पूरा चीज कांस्टेंट है ये, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3 लिख सकते हैं। तो इस पर क्वेश्चन पूछ देता है ना कई बार, या फिर हम कभी कंपेयर कर रहे होंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर T1 बाई T2 का स्क्वायर बराबर R1 बाई R2 की पावर 3 लिख सकते हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो आपको ये याद रखना है, एक तो फॉर्मूला याद रखना है, ये इसको लिख देता हूँ यहाँ पर। दूसरा क्या याद रखना है हमें, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब बाई जी कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। और याद रखना टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर क्यूब, ठीक। अब इसमें तीसरा हम एनर्जी को देखते हैं, क्या देखते हैं एनर्जी, क्या देख रहे हैं एनर्जी। क्लियर है दोस्तों, क्या देख रहे हैं एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, सबसे पहले देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई, ये डिस्टेंस कितना इन दोनों के बीच स्मॉल आर, तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा हाफ एम वी ऑर्बिटल का स्क्वायर, और वी ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या था अंडर रूट जी एम बाई आर, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा जी एम बाई आर, तो ये आ जाएगा हाफ एम जी एम बाई आर, ये आ जाएगा। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2 आर लिख सकते हैं, ये के मिल गया हमें, काइनेटिक एनर्जी मिल गया, ठीक है। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये रख दो, ये आ जाएगा जी एम एम बाई 2 आर, और ये हमें मिलेगा माइनस जी एम बाई आर, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2 आर, ये आ जाएगा हमारा टोटल एनर्जी। समझ में आ रहा है कितना आ जाएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2 आर। क्लियर है दोस्तों, तो आपको ये तीन चीज़ें याद रखना है, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी याद रख सकते हो और पोटेंशियल एनर्जी भी याद रख सकते हो। और ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना हो गया अंडर रूट जी एम बाई आर, और ये टाइम पीरियड कितना हो गया 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब बाई जी आर स्क्वायर, ये टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3। क्लियर है बच्चों यहाँ तक, ठीक है। तो आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। A geostationary satellite is orbiting
at a distance 7r from center of earth, from center of earth, r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट एट 3.5 आवर। समझ में आ रहा है? अच्छा, मैं एक बात बताना भूल गया था कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है उसका टाइम पीरियड होता है 24 आवर। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया है जेई 1987 का क्वेश्चन है, तो इसमें हमें देखो टाइम पीरियड नहीं दिया गया है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, तो आपको ध्यान में रखना है कितना होता है 24 आवर, तो उससे आप क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है, तो मैंने रिलेशन बताया था, जैसे दो का कंपेयर करना है तो क्या करो, T1 बाई T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1 बाई R2 की पावर 3। समझ में आ रहा है? तो रख देते हैं यहाँ पर, T1 की जगह हम क्या लिखेंगे 24 आवर, और T2 हमें निकालना है, का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 की जगह क्या लिखेंगे 7R, और R2 की जगह क्या लिखेंगे 3.5R की पावर 3। तो यहाँ से देखो ये R से R कैंसल, 3.5 एक दो बार में कितना आ जाएगा 7, तो हमें क्या मिल रहा है 24 बाई T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू इधर क्या बच गया 2/1 की पावर 3, तो 2/1 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इधर कितना मिल रहा है देखो 24 बाई T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा 8, इस स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, तो 24 बाई T2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 किसके बराबर होता है 2√2 के, है ना। तो यहाँ से देखो इसको इधर डिवाइड कर देते हैं, 24 बाई 2√2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा T2। तो ये बेसिकली कितना आ गया 2 1 जा 2 2 जा, तो T2 हमारा कितना आ गया 12 बाई √2 या फिर 12 बाई 1.414 ये आ जाएगा। तो 12 बाई 1.414 करेंगे तो ये लगभग 8.48 आ जाता है, तो 8.48 आ जाता है इसको डिवाइड करने से, तो ये आ जाएगा हमारा किस में आवर में, ये T2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन आया है जेई 1987 में। क्लियर है बच्चों ये क्वेश्चन, है ना? समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि समझ में आ रहा है ना। उससे क्या है मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, पूरा देख रहे हैं, है ना। तो हम इसमें और भी बहुत सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के लिए एक और मैं सीरीज लाऊंगा। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। देखने के लिए इस वीडियो को थैंक यू सो मच।